नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए केंद्र ने डाले हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाकर ही सोएंगे। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा है कि 70 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ नहीं पहुंचने दिया ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बंगाल के हवाले से जो बातें उन्होंने कही हैं जी, भारतीय जनता पार्टी अगर उस बयान को, उस भाषण को वीडियो बनाकर उसका बांग्ला में वॉइस ओवर करके जी, बंगाल के गांव-गांव में अगर इसे पहुंचा देती है, ममता बनर्जी की जो रूरल इलाके में जो पकड़ है, वहाँ टीएमसी की जमानत जब्त होती रहेगी हर जगह पे, क्योंकि ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिसे सुनकर तो बंगाल के लोग, अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची है तो ये तो बीजेपी की खामी है, और अगर ये बात पहुंच गई, ये समझ लीजिए कि बंगाल का चुनाव का फैसला चुनाव से पहले ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात कि आप ये समझिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने ईगो की वजह से बंगाल के गरीबों के साथ धोखा किया है। उसे भूखे मर जाने के लिए जो है उसको लूट रही है एक तरीके से। अब ये पूरा मसला क्या है, इसको जरा समझते हैं। प्रधानमंत्री ने आज 18,000 करोड़ रुपए जो है गरीब किसानों को जो है बांटा है। ये प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है, एक योजना है, जिसमें वो साल भर में 6,000 रुपये हर किसान को देते हैं, जिसमें 2-2 हज़ार करके वो जाता है वो अलग अलग रूप में। अब तक इस परियोजना से जो सम्मान निधि राशि जो है उससे 11.44 करोड़ किसानों को फायदा हो चुका है। हर राज्य में जो गरीब किसान हैं उनके पास ये बटन दबाते ही 2 घंटे में सबके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे जाते हैं, मोदी जीतते कैसे हैं। पहले कोई भी राशि, चाहे वृद्धा पेंशन हो या किसी तरह का कोई भी सरकारी पैसे जब बांटे जाते थे गरीबों के लिए किसी योजना के तहत, तो यही राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, 15 पैसा पहुंचता है, 80 पैसा 85 पैसा वो गायब हो जाता है। राजीव गांधी ने सत्य तो बता दिया, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री थे वो कि बेशर्मी के साथ ये बात तो बता रहे लेकिन इसका इलाज नहीं ढूंढा। भाई प्रधानमंत्री हो आप प्रॉब्लम बताने के लिए थोड़ी, आप विपक्ष में थोड़ी हो। अगर सिर्फ 85 पैसे लूट जा रहे हैं, लोग उसे लूट जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, तो उसका इलाज करेंगे। तो प्रधानमंत्री जैसे ही आए तो सारे लोगों का जो एक ड्राइव चला था कि हर वयस्क का अपना बैंक अकाउंट होगा, और ये काम उस समय लोग हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस तरह की परियोजना अगर कांग्रेस के ज़माने या पुराने ज़माना का जो सरकार जिस तरह से चलती थी, इस 18,000 करोड़ रुपए को अगर बांटना हो गरीबों में तो 1,000 करोड़ बंटता, बाकी 17,000 करोड़ जो है ये दलाल खा गए होते, अधिकारी खा गए होते, डीएम, बीडीओ, वीएलडब्ल्यू, ये तमाम लोग जो है चट कर गए होते। तो अब मसला ये है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सारे राज्यों में ये कानून लागू है, हर राज्य के किसान जो हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं। अकेला वेस्ट बंगाल है जहां के गरीब किसान को ये फायदा नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि ये ममता बनर्जी की जिद है कि मोदी को बंगाल में घुसने नहीं देना है। आप इनसाइडर आउटसाइडर करोगे, ये इनसाइडर आउटसाइडर की कहानी नहीं है। ये दरअसल ये आउटसाइडर तथा कथित मोदी और अमित शाह की सरकार, उसकी योजना अगर बंगाल में एक बार एंट्री मार लेती है तो ये तो लूट खसोट करने वाली पार्टी है। ममता बनर्जी तो एक बहुत ही लुटेरी सरकार चला रही है, जो हर चीज में कट मनी,
हर चीज में सिंडिकेट, हर चीज में घोटाला, हर चीज में घपला। ये तो चोरों की सरकार है, वहां हर चीज में चोरी कर रही है वो। तो अब वहां पे जो सवाल उठा कि भाई क्या है पूरा मसला, तो प्रधानमंत्री ने बताया कि टोटल वहां पे 73 लाख फैमिली हैं किसान, और इन लोगों के पास वो पैसे नहीं पहुंच रहे। जी। देश के बाकी राज्यों में हर जगह वो पहुंच रहा है, लेकिन वहां से कई सारे किसान ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई भी किया, भाई हम भी किसान हैं, हमें भी दो। लेकिन ममता बनर्जी इसमें पूरे इस परियोजना पे अड़ंगा लगा रही है। केंद्र सरकार बंगाल के किसानों को पैसे भेज ही नहीं पा रही है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई अगर केंद्र की योजना है तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं भेज देते? ममता बनर्जी क्या करेगी बीच में? जी। तो उसमें एक संवैधानिक कानूनी पेच है। ये जो कृषि है और रेवेन्यू, ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। और हर जगह क्या होता है इसमें कि इसमें सरकार, राज्य सरकार जब तक उसकी सहमति नहीं होगी तब तक केंद्र का ये पैसा नहीं जा सकता। अब होता इसका पूरा प्रोसीजर ये है कि जो किसान है उसका वेरिफिकेशन होना है कि भाई ऐसा तो नहीं हमने अप्लाई कर दिया कि मैं भी किसान हूं, तो कोई तो एजेंसी, कोई भी सरकार तो वेरीफाई करेगी जी। कि भाई ये जमीन का टुकड़ा है, ये इसका लैंड होल्डिंग है, ये जमीन है, ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका बैंक अकाउंट है जी। अब आप उसको वेरीफाई करके आप केंद्र सरकार को वो सारा डाटा जो है आप केंद्र सरकार को देंगे, और ये रिक्वेस्ट के साथ देंगे कि भाई ये हमारे किसान हैं, ये इनका डाटा है और ये आपकी योजना है, इसके तहत इन लोगों को ट्रांसफर किया जाए। ममता बनर्जी ये डाटा ही नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसे रोक कर रखा हुआ है लंबे समय से, वो करना ही नहीं चाहती जी। वो ये एम्फान वाले में भी हुआ ये काम। वो केंद्र सरकार जो जितने भी डायरेक्ट ट्रांसफर होता है जिसमें पैसा, उन सारी योजनाओं को रोक करके रखी हुई। आप समझ लीजिए ममता बनर्जी इस बात की जिद पे अड़ी हुई है कि पैसा पहले हमको दे दो। आप समझे कि भाई आपकी केंद्र की योजना है, आप डायरेक्ट बेनिफिट जो है लोगों तक मत पहुंचाओ, पहले पैसा हमें दे दो, राज्य सरकार फिर उसका बंदरबाट करेगी। और वहां लुटेरे सब बैठे हुए हैं। टीएमसी तो लुटेरी सरकार है। इसने तो वहां पे 10 साल में जिस तरह का एक सिस्टम बनाया है लूटने का, खसोटने का, ये तो अपने आप में ऐतिहासिक है ममता बनर्जी का। ये सिर्फ सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनने से ईमानदार नहीं हो जाता। ईमानदार अपने करतूतों से लोग होते हैं, अपने व्यवहार से होते हैं, अपने प्रशासन से होते हैं। हर जगह चोर उचक्के जो है बिठा रखे हैं इसने, और वो वही हाल है। और ना आप डाटा देंगे ना पैसा आएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक मनसा ये कि केंद्र से जो पहले पैसा आए पहले खाएंगे उसको। बहुत सारे एम्फान में कुछ पैसा गया, उसमें घोटाला हो गया, हर चीज में घोटाला। ये सिर्फ जितना ये जो सफेद साड़ी जो है ना, ये बहुत दागदार हो चुका है घोटालों की वजह से। अब इसमें हो क्या रहा है कि आप एक तो केंद्र से पैसा लेकर के उसको खाने कमाने के चक्कर में, आप लूटने के चक्कर में है, तो एक तो ये वजह है। और दूसरी वजह यह है कि अगर केंद्र सरकार का डायरेक्ट पैसा अगर बंगाल के लोगों को मिलेगा तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और इसके लिए जो है लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा और इनका वोट बैंक जो है तहस नहस हो जाएगा। और इसलिए ये जो तमाम जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं ममता बनर्जी ने साइड लाइन कर दिया है। तो इनको याद आता है भाई विवेकानंद, तो इनको याद आता है भाई रविन्द्रनाथ टैगोर। भाई ये बांग्ला कल्चर नहीं जानते, बांग्ला बोलना नहीं जानते, ये इनसाइडर है, आउटसाइडर है। अरे लोग भूखे मर रहे हैं बंगाल के कई सारे इलाकों में। मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ा था कि पुरुलिया के अंदर जो गरीब लोग हैं वो इतनी गरीबी है कि चूहे मार के खा रहे हैं। ये तमाशा कर रही है वहां। आप लोगों को बेनिफिट होने नहीं देंगे आप। ये किस तरह का प्रशासन है? कोई आदमी इसके बारे में सवाल है। और वहां की मीडिया भी बड़ी गजब है। भाई आप दबाव क्यों नहीं डाल सकते? आप सिर्फ दिल्ली में आकर के
किसान आंदोलन के लिए आप खड़े हो जाएंगे यहाँ पे बातचीत करने के लिए, भाई मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है तो वहां अपना चेहरा चमकाने के लिए पहुंच गए। बंगाल में तो नहीं हो रहा, बिल्कुल बंगाल में तो कोई आंदोलन नहीं हो रहा। बंगाल में कोई किसान आंदोलन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो ये तमाम चीजें हैं और मुझे लगता है कि इसको कहते हैं कि 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर वो लोहारी चोट जो है वो आज उन्होंने दी है। और बस ये बात बंगाल के लोगों को, जो गांव में रहते हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको उनके ही भाषा में उन तक पहुंचाने भर की दिक्कत है, वो कमी है। वो अगर लोगों तक बात समझ में आ गई प्रधानमंत्री मोदी की, ममता बनर्जी की तो स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। मनीष जी, जैसे कि यहाँ पर आपने किसान आंदोलन की बात की, तो पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो स्वार्थ की राजनीति को अच्छे तरीके से समझती है। जो राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल के अंदर जब किसानों का अहित होता है तब कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन वही राजनीतिक दल जो है दिल्ली में किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। अरे देखिए, आप ये समझिए, गांव के लोगों के लिए साल भर में 6,000 रुपया आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, उससे उनका क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते जी। और अचानक से आपके पास 2,000 रुपये आ जाता है। आप देखिए, आप तो ऑलरेडी आपका जीवन चल रहा है, कहीं से आप कमा रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, अचानक से आपको 2,000 रुपये का सपोर्ट हो जाता है। आपको 3-4 महीने के लिए एक सपोर्ट मनी हो जाता है कि जिसको लेकर के आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप ये सारी सुविधाएं देश के तमाम लोगों को, तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं उनको मिल रहा है। आपने बंगाल को इससे अलग क्यों रखा? ये कोई सवाल नहीं पूछेगा। और अगर आपने अलग रखा है तो आपको जवाब देना होगा कि भाई आपने ये काम क्यों किया है। आप क्यों ये चाहती है कि केंद्र का जो जितनी भी योजनाएं के जो पैसे हैं वो पहले बंगाल की सरकार को आ जाए? क्यों लूट खसोट करना है? पूरी तरीके से आप उसको भ्रष्टाचार के गर्त में डाल देना चाहते हैं? भाई आप बंगाल के लोगों के लिए काम कर रही है, राजनीति में है, सरकार चला रही है, या आप बंगाल के लोगों के दुश्मन बन के बैठ गई है? और टीएमसी वालों को देखिए, बदतमीजी करते हैं वो टेलीविजन पे आकर के। कोई इस तरह का सवाल पूछिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनको बंगला भाषा और मछली कैसे खाया जाता है ये अमित शाह को पता नहीं है, इस तरह की बातें करेंगे ये बेवकूफ़ की तरह जी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एक नया जो है वो चैप्टर जो है शुरू कर दिया है और ममता बनर्जी इसका क्या जवाब देगी पता नहीं। जी। और मनीष जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो नीतियां रही हैं, शायद उसी की वजह से जो उनकी पार्टी है वो टूट की कगार पर आ गई है। अब शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनका कहना है कि वो 2021 में पश्चिम बंगाल के अंदर कमल खिलाकर ही सोएंगे। देखिए, शुवेंदु अधिकारी का तो बहुत सारे लोग, मैं तो देख रहा था, आश्चर्यचकित हूं मैं कि ये टीएमसी के लोग ये कह रहे थे कि शुवेंदु अधिकारी की तो वैसे ही हम लोग निकालने वाले थे, बेकार है जी। उसके परिवार का कोई आदमी नहीं जा रहा, वो अकेला है, ब्ला ब्ला 10 तरह की चीज़ कि ऐसा लग रहा है कि उसको ठीक चला गया, उससे कुछ फायदा, को टीएमसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने, हालांकि मैं आपको बता दूं, यही बीजेपी पार्टी की खूबी है कि हर शख्स को उसके हिसाब से कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके एस्पिरेशन और पार्टी के बेनिफिट, इस दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके आप किसी लीडर को कैसे इस्तेमाल करते हो, ये भारतीय जनता पार्टी से दूसरी पार्टीज को सीखना चाहिए। जैसे मुकुलदा बंगाल में है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी है जी। आप देखिए उसमें उनको लगा दिया गया है। मुकुलदा उस तरह के लीडर नहीं है जैसे ये शुवेंदु अधिकारी हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी वगैरह को क्रिएट करने में मुकुलदा का बहुत रोल रहा है, लेकिन वो पब्लिक में इस तरह से जो शुवेंदु अधिकारी जो कर सकते हैं वो काम वो नहीं कर सकते, तो बैक साइड में ऑर्गेनाइजेशन का काम उनको दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी उनके मन में वो तृणमूल से वो अलग होने की वजह क्या है? तृणमूल से अलग होने की वजह ये है कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई बड़ा जमीनी स्तर का लीडर, मास लीडर तृणमूल में कोई था तो वो शुवेंदु अधिकारी था जी। अब उसके लिए रास्ता वहां पे जो रोका जा रहा है, ये जो एजेंट आ गया प्रशांत किशोर, उसके सामने
ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई मेरे बाद अगर किसी का चेहरा चमकना चाहिए तो वो मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी का चमकना चाहिए। तो जो लोग शुरू से काम कर रहे हैं उनको तो लगे कि भाई ये तो फिर वैसा ही हो गया, सब आप जो है कांग्रेस पार्टी की तरह ये सरकार चलाना, आप इसको समाजवादी पार्टी बना देना चाहते, आप इसको शिवसेना बना देना चाहते कि भाई जो लीडर है उसका बेटा ही लीडर बनेगा जी। तो वहां पे आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं, आप अहम रोल दे करके, लेकिन ये सब किया नहीं गया। अब बीजेपी में आए मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और बीजेपी ने क्या किया कि जो इनके इन्फ्लुएंस के जो क्षेत्र हैं, कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जहां शुभेंदु अधिकारी और उसके परिवार की का पूरा पकड़ है, पूरा होल्ड है। अब इनसे कहा गया कि भाई अभी तो टाइम है, घूम जाओ, पदयात्रा कर लो। और एक जमीनी लीडर को इससे बड़ी बात क्या होगी कि पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम अपना जो है आप खेल करो अपने इलाके में। और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ये तृणमूल में, मुझे तो बहुत सारे हमने रिपोर्टर्स से बातचीत की वहां पे ग्राउंड में, तो मालूम चल रहा है कि तृणमूल के लोग जो अब तक शुभेंदु तो तृणमूल का ही लीडर था, तो कई सारे लोग तो अभी झिझक रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से वो इनका जो पदयात्रा जो रोड शोज वगैरह बढ़ रहा है, तृणमूल के लोग छोड़ करके बीजेपी के साथ आ रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में इसको कह सकते फ्रस्ट्रेशन आ गया है। पुलिस को भी खुला छूट दे दिया गया। मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले का वीडियोस, देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस डंडा बरसा रही है, तृणमूल वाले अटैक कर रहे हैं। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन का काम है, जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोग तृणमूल में छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, तो फिर ये तृणमूल कांग्रेस का ये जो रवैया है, गुंडागर्दी और खून की नदी बहा देंगे, बीजेपी को वोट दिया तो हाथ काट देंगे, ये गिदड़ भपके जो है वो आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने के अंदर में वो मनोबल टूट रहा है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी दिक्कत ममता बनर्जी की है कि इनके ही लोग अभी बहुत सारे, ये तो अभी सिर्फ शुभेंदु अधिकारी तो शुरू हुआ है, कई सारे लोग अभी और लाइन में लगे हुए, कई मंत्री बिल्कुल दीवार पे बैठे हुए हैं कि जैसे ये चुनाव की घोषणा हो और वो जंप करके बीजेपी के नाव में सवार हो जाए। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर मनीष ने कहा कि ममता बनर्जी की जो साड़ी है, सफ़ेद साड़ी, वो दागदार हो चुकी है और अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन वो साड़ी बदले या ना बदले ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये बात तय है कि 2021 में आने वाले समय में वहाँ की सत्ता ज़रूर बदल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।